हेलो फ्रेंड्स, कनिष्क एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज में मेरा ये वीडियो जिसका टॉपिक मध्य प्रदेश का परिचय होगा। इस टॉपिक से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से पार्ट ABC के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है जो कि भाषा के आधार पर होता है। आज हम मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ रहे हैं और किसी का भी परिचय उसके नाम से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मध्य प्रदेश का नाम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम आखिर मध्य प्रदेश कैसे पड़ा और इसे कितने अन्य नामों से जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश अर्थात मध्य का प्रदेश। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल सेंटर पे स्थित है। इसकी वजह से इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश और हृदय प्रदेश इन दोनों नामों की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश को दी गई थी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मध्य प्रदेश में टाइगर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। इसे चीता स्टेट भी कहते हैं। इसे डायमंड स्टेट भी कहते हैं। भारत का 99% डायमंड मध्य प्रदेश के पन्ना से प्राप्त होता है, इसलिए इसे डायमंड स्टेट कहते हैं। इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन की जो फसल है वो ऑल ओवर इंडिया 40% इसका जो उत्पादन है मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है क्योंकि भारत में जो भी कंडीशंस पाई जाती हैं वैसी पूरी कंडीशंस मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है और 1 नवंबर 1956 से लेकर 30 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से था। बिलासपुर, रायपुर, बस्तर, ये 3 संभाग ऐसे थे जिन्हें अलग करके 30 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट बनाया जाता है जो कि 26वां ऐसा स्टेट था। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया उस समय पे कुल 43 जिले थे और 8 संभाग थे इस पूरे मध्य प्रदेश में, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया था 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर भारत की बात करूं मैं कि टोटल भारत के एरिया में मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो कितने परसेंट था, तो टोटल एरिया था 13.6%। और मध्य प्रदेश उस समय पे भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। 30 अक्टूबर 2000 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन वापस से किया जाता है और छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग किया जाता है, उस समय तक मध्य प्रदेश के टोटल 61 जिले हो चुके थे और कुल संभाग थे 12, जिनमें से इन 61 जिलों में से 16 जिले और 3 संभाग जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, ये 3 संभाग अलग किए जाते हैं। और इन तीनों संभाग के अंतर्गत 16 जिले थे जिनके साथ छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है। कई बार एग्जाम में मध्य प्रदेश की इस कंडीशन पर कुछ क्वेश्चंस निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का टोटल एरिया कितना था और ये भारत के कुल कितने परसेंट या भारत का जो टोटल एरिया है उसके कितने परसेंट में था। तो हमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 से लेकर वर्तमान में मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से दिखता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मध्य प्रदेश की आकृति किस प्रकार की है, तो मध्य प्रदेश की आकृति आयताकार की है। अगर मैं
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का विभाजन के बाद कुल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया है 308252 स्क्वायर किलोमीटर। ये एमपी का करंट का टोटल एरिया है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में। और ऑल ओवर इंडिया अगर मैं की बात करूं कि ऑल ओवर इंडिया का जो एरिया है उसमें मध्य प्रदेश का एरिया कितने परसेंट में है, तो टोटल परसेंट है 9.38%। ये एमपी का टोटल एरिया है। और छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में मध्य प्रदेश एरिया वाइज अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान के बाद में। पहला राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और वहीं पर अगर क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य है, तो वहां पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कंडीशंस ऐसी हैं कि यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि तेलंगाना के विभाजन के बाद, यदि तेलंगाना के विभाजन के बाद पूछ रहा है तो वहां पे मध्य प्रदेश पांचवा बड़ा राज्य होगा जनसंख्या के आधार पे। और यदि तेलंगाना के विभाजन के पहले पूछ रहा है तो मध्य प्रदेश सातवां बड़ा राज्य होगा ऑल ओवर इंडिया जनसंख्या। तो ये पॉइंट्स हमको याद करके चलने हैं, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में कुल कितने जिले बसते हैं मध्य प्रदेश में, टोटल 45 जिले बसते हैं और कुल संभाग 9 ये मध्य प्रदेश के हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, आज की डेट में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो टोटल जो जिले हैं वो 55 जिले हैं। 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिले गठित किए गए हैं। सतना जिले से मैहर को अलग किया गया है और छिंदवाड़ा से पांढुर्ना को अलग किया गया है। पहले 15 अगस्त 2023 को रीवा से अलग करके मऊगंज को एक नया जिला बनाया गया था। तब टोटल जिलों की संख्या हो गई थी 53 और अभी करंट में 55 जिले मध्य प्रदेश में बनाए जा चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहां पर लोकेटेड है और उनका गठन कब किया गया, हम इसकी पूरी चर्चा उस अलग से वीडियो पे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे उत्तरी जिला की मैं बात करूं तो मुरैना सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का और बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है। इसके बाद अगर सबसे पूर्वी जिले की मैं बात करूं तो सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। सिंगरौली को हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोयला पाया जाता है, इसके कारण हम इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। यहां से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। अगर मैं मध्य प्रदेश के उत्तर से और दक्षिण के बीच की दूरी की बात करूं कि अगर मैं सबसे उत्तरी पॉइंट से लेकर और मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी पॉइंट में जाऊं तो मुझे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे देखने को, या मैं मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखूं तो टोटल 605 किलोमीटर का ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो उत्तरी पॉइंट है और सबसे दक्षिणी पॉइंट, इनके बीच की दूरी 605 किलोमीटर है। उसी तरह से सबसे पश्चिमी से सबसे पूर्वी जो जिला है उसके बीच की दूरी ये टोटल आती है 870 किलोमीटर। इसके बाद हम मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं अक्षांश और देशांतर की बात करूंगा कि ये होते क्या हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड।
तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं और इसके माध्यम से हम किसी भी स्थान को बड़े ही आसानी से वहां पर पहुंच सकते हैं या उसके बारे में हम जान सकते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जानते हैं। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ये पृथ्वी है और ये एक काल्पनिक रेखा खींची गई है पृथ्वी के बिल्कुल बीच से, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसे बोलते हैं इक्वेटर लाइन, जो 0 डिग्री होती है। इसके ऊपरी भाग को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। हमारा भारत कुछ यहां पर लोकेटेड है या हमारा भारत यहां पे स्थित है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अगर भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो सिंपल सी बात है कि मध्य प्रदेश भी भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। इसीलिए इसके बाद हम मध्य प्रदेश की देशांतर कंडीशन को जानते हैं। ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच की है। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी हमें ध्यान में लेकर चलना होगा मध्य प्रदेश की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। इसके बाद हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को जानते हैं। मध्य प्रदेश के टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं। उत्तर की ओर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़ जो कि पूर्व में मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। इसके बाद है दक्षिण की ओर महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिम में गुजरात और राजस्थान। टोटल 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी समुद्री तट को नहीं छूती है। समुद्र तल से या समुद्र तट से इसकी दूरी 200 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों से कितने जिले मध्य प्रदेश के लगे हुए हैं। अलग अलग स्टेट की हम चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। 15 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश के टोटल 13 जिले थे जो उत्तर प्रदेश से लगते थे या उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते थे। लेकिन 15 अगस्त 2023 को मऊगंज अलग होता है रीवा से। तो अब टोटल जो जिले हैं 14 हो चुके हैं। हमें अपडेट करके चलना होगा। यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों की सीमा को टच करता है। तो ये है मुरैना और इसके बाद शिवपुरी। शिवपुरी का जो लोकेशन है कुछ इस तरह से है। यहां से वो राजस्थान को टच करता है और यहां से उत्तर प्रदेश को टच करता है। ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है। जब मैं जिलों का वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा वहां पर मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं, उनका हम नाम जानेंगे। आज हम केवल ये देखते हैं कि कितने जिले टोटल अलग अलग स्टेट की सीमा को टच करते हैं। इसके छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिलों को जानने से पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि यूपी और सीजी से मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा टच करती है और वो जिला है सिंगरौली। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा यूपी और सीजी
दोनों स्टेट्स को टच करती है। तो हमारा आंसर होना चाहिए सिंगरौली। सिंगरौली एकमात्र ऐसा जिला है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के टोटल 7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। बालाघाट एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को टच करता है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिलों को देखते हैं। टोटल 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को टच करते हैं और अलीराजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को टच करती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के 2 जिले गुजरात की सीमा को टच करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से लगी हुई किसी भी स्टेट में से सबसे छोटी सीमा है। इसके बाद सबसे बड़ी जो सीमा है वो राजस्थान की है। राजस्थान से टोटल 10 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश के। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की राजधानी को जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोपाल मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है या प्रशासनिक राजधानी है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शहर हैं जिन्हें अलग अलग राजधानियों का दर्जा प्राप्त है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम इंदौर से। इंदौर को हम आर्थिक राजधानी कहते हैं या खेल राजधानी कहते हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। समरकपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, इसे संस्कार राजधानी के नाम पे जाना जाता है। मैहर को संगीत राजधानी बोला जाता है। यहाँ पर अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी स्थापित है। सिंगरौली को हम ऊर्जा राजधानी कहते हैं। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे ऊर्जा राजधानी का दर्जा दिया गया है। इसके बाद हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और पहले राज्यपाल कौन थे। पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। 1956 में इन्हें मध्य प्रदेश का पहला सीएम बनाया गया था और पहले जो राज्यपाल थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। वर्तमान में 230 सीटें हैं। इससे पहले 231 सीटें हुआ करती थी। एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होती थी जो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में मनोनीत किया जाता था। इन 230 सीटों में से टोटल 82 सीट्स जो हैं वो रिजर्व हैं, जिसमें से 35 सीट्स एससी के लिए रिजर्व हैं और 47 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश में संसद की सीटों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में संसद की टोटल सीटें हैं 40, जिसमें से जो 29 सीटें हैं वो लोकसभा की हैं और 11 सीटें राज्यसभा की। लोकसभा में टोटल रिजर्व सीट है मध्य प्रदेश में 10, 4 हैं एससी के लिए और 6 हैं एसटी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आता रहूं। और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।